जय भीम नवोदय, आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। तो इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर आपने देखा है मैं किस तरह से इस प्राचीन भारत के ऐतिहासिक वास्तुओं के ऊपर वीडियो लाता था, जिसमें ज़्यादातर प्राचीन बुद्ध लेनी, मैं जिसे मराठी में लेनी कहता हूँ, जिसे आप हिंदी में प्राचीन बौद्ध गुफाएँ कहते हैं और हम उसे इंग्लिश में एंशिएंट बुद्धिस्ट केव्स कहते हैं। तो इन पर वीडियो आते थे। यह जो ज़्यादातर बौद्ध गुफा है, यहाँ पर औरों ने कब्जा किया है। वहाँ पर एक पत्थर रखकर उसे सिंदूर पोतकर वहाँ पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे एक मंदिर में रूपांतर करने की कोशिश की गई है। तो आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक वास्तु के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि पुणे जिले के जुन्नर तालुके में लेण्याद्री नाम के हमारी प्राचीन ऐतिहासिक बौद्ध वास्तु है। वहाँ पर 30 लेनियों का गढ़ है, 30 लेनियों का समूह है, जिसमें से 7 नंबर की जो लेनी है वहाँ पर एक काल्पनिक गणपति को बिठाया गया है, जो कि अष्टविनायक का एक 7वां रूप है। तो वहाँ पर एक मनगढ़ंत काल्पनिक घटना रची गई है। तो आज हम ऐसे ही ऐतिहासिक वास्तु के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको विनती रहेगी, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल के वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। जब भी हम प्राचीन भारत की खोज करते हैं तो हमें सिर्फ भारत की पहचान एक बौद्ध राष्ट्र के तौर पर होती है। इसी भारत को उस समय के दौर में जम्बूद्वीप कहा जाता था, जो कि 10 देशों को अपने में समेटा हुआ था। आज भी हमें इस विशाल जम्बूद्वीप के खोए हुए सुराग मिलते हैं। हमारा देश उस समय अपनी उन्नति के वजह से जाना जाता था। इसी देश के व्यापारियों का संबंध सारे विश्व के व्यापारियों के साथ था। महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास में महाराष्ट्र के पहले शासन प्रणाली के सातवाहन राजाओं का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है, जो कि बौद्ध थे और जो कि सम्राट अशोक के मांडलिक थे। कल्याण इस प्रमुख प्राचीन व्यापारी बंदर से नाणे घाट की ओर प्राचीन व्यापारी मार्ग निकलता है। इस प्राचीन व्यापारी मार्ग से विश्व के लगभग व्यापारी गुजरा करते थे और यहाँ टैक्स के स्वरूप में मराठी में पैसे के सिक्के को नाणं कहा जाता है। तो इस नाणं को मौजूद रांजन यानी कि एक पैसे का घड़ा उसमें डाला जाता है। जो रांजन आज भी वहाँ मौजूद है, वहीं से जुन्नर की शुरुआत होती है और हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस ऐतिहासिक बौद्ध वास्तु की बात कर रहे हैं वह इन्हीं सातवाहन राजाओं की उप राजधानी जुन्नर, जिसे जीर्णनगर कहा जाता था, इसमें है। इसी जुन्नर में लगभग 400 बुद्ध लेनियों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। इसलिए यहाँ इनकी रक्षा के लिए इसी दौर में कई नामी किलों का निर्माण किया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म स्थल शामिल है, जिसे हम शिवनेरी के नाम से जानते हैं। इन्हीं में से एक लेण्याद्री जिसका नाम है, इसका नाम ऐतिहासिक तौर पर कपिचित होना चाहिए था, जो कि जुन्नर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेण्याद्री इस प्राचीन वास्तु में 30 लेनियों का समूह बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से हीनयान पंथ द्वारा 2री शताब्दी में बनाई गई है। आमतौर पर इस वास्तु को बौद्ध भिक्षु के वर्षावास काल में रहने हेतु एवं बौद्ध धम्म के प्रसार हेतु बनाया गया है, जिसमें चैत्य गृह, जहाँ स्तूप है जो तथागत भगवान बुद्ध को दर्शाता है, उसी के साथ बौद्ध विहार है जो बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए हुआ करता था। इसी ऐतिहासिक वास्तु के 7 नंबर बुद्ध लेनी में एक बड़ा बौद्ध विहार है, जिसमें 20 भिक्षु निवास है और यहीं पर गणेश, जिसे गिरिजात्मज कहते हैं, जो कि अष्टविनायक के रूप में पेश किया जाता है, इस देवता का निर्माण किया गया है, जो कि 18वीं शताब्दी में पेशवों द्वारा निर्माण हुआ है। अब आप ही देख लो, 1 से लेकर 30 तक सारी बौद्ध लेनियाँ है। तो यह 7 नंबर की लेनी गणेश नामक काल्पनिक देवता की कैसे हुई? यहाँ पर 2 दीवारों को तोड़कर ठीक प्रवेश द्वार के सामने इसकी निर्मित की गई है और उसमें गणेश नामक पत्थर रख दिए गए और उसी के बगल में कुछ दिनों पहले एक शिव की पिंड की स्थापना की है। इसे कहते हैं पराये घर को अपना घर समझना। ये आम बात है कि सारे भारत में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस गणेश की काल्पनिक कथा, जिसका कोई लिखा चिट्टा नहीं या फिर कोई वजूद नहीं। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, आप किस बात का मनन कर रहे हो? उस पर शिव ने कहा, सारे संसार का मनन कर रहा हूँ। इस पर पार्वती ने उन्हें पुत्र प्राप्ति होने की इच्छा जताई। इसके बाद पार्वती हिमालय से निकलकर महाराष्ट्र में लेण्याद्री यहाँ पर आती है। इसका मतलब 1.5 से लेकर 2000 तक का जो किलोमीटर का प्रवास है वह करती है। इसका मतलब उस समय हवाई जहाज बनाया गया था, जो कि कल्पना से परे है, और वह यहाँ आकर अपना ध्यान संतान प्राप्ति पर केंद्रित करती है। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उसी गणेश ने, जो कि पार्वती का बेटा है, उसने जन्म से पहले ही अपने माँ को आशीर्वाद दे दिया।
जो कि वह उसकी शरीर के मिट्टी से जन्म लेगा। यह बात साफ है कि यह एक कथा बेबुनियादी और काल्पनिक है, जो कि आम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे गाढ़ी रकम प्राप्त कर अपना पेट पाल सके। इसी के साथ इस बौद्ध परंपरा यानी कि इस बौद्ध वास्तु को ख़त्म कर जो इस देश के शासक थे उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। यह 7 नंबर का बौद्ध विहार बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोग कहेंगे इससे हिंदू भाइयों के मन को ठेस लगेगी। क्या सिर्फ उनकी ही भावना है, बौद्धों की नहीं? हम सच्चाई की बात करते हैं तो उन्हें कड़वा लगता है और उनका दूसरों की चीज़ों को नष्ट कर उन्हें अपना कहना उन्हें अच्छा लगता है, जो कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो इस देश की वर्ण व्यवस्था चलाती है। खैर, चलते अपने वीडियो के मूल विषय पर। महाराष्ट्र में बौद्ध लेनी बचाने की होड़ में कई सारे नामी बौद्ध लेनी अभ्यासक लगे हुए हैं, जिसमें से लेनी अभ्यासक अतुल भोसेकर। इनका कहना यह है कि इस वास्तु का सही नाम कपिचिता बुद्ध लेनी ऐसा है। इसका यह कारण है कि इस वास्तु पर बंदरों की संख्या आमतौर पर ज़्यादा है। पाली भाषा में कपि यानी बंदर, चित्त यानी चित्ता या फिर पसंद आने वाली जगह। इसका यह अर्थ निकलता है कि यहाँ बंदर एक साथ रहते थे और उनको यहाँ रहना पसंद था, इसलिए इसे कपिचिता कहा जाता था। प्राचीन काल से यहाँ बंदरों का झुंड रहा करता था और वह आज भी है। इसलिए उस समय वास्तु का निर्माण करने वाले कारागिरों ने या फिर बौद्ध भिक्षु संघ ने इस बौद्ध लेनी के समूह को कपिचित बुद्ध लेनी ऐसा कहा है, जो कि इसका शिलालेख 7 नंबर की बौद्ध लेनी पर मौजूद है। इससे साफ महसूस होता है कि इस इतिहास को मिटाने की कोशिश पिछले 200 साल से की जा रही है, जो कि यह वास्तु भारतीय पुरातत्व विभाग के दायरे में आती है। और इसका लिखित स्वरूप भी है कि इस वास्तु में जो काल्पनिक गणेश के पत्थर रखे हैं वह पेशवे काल से है, यानी कि 18वीं शताब्दी में इसे बिठाया गया है। तो इसे कैसे इतिहास के तौर पर जोड़ा जा सकता है? बात यही नहीं रुकती। काल्पनिक गणेश के नाम पर इसी वास्तु के ठीक नीचे इसका संस्थान भी बनाया गया है। इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर यह वास्तु भारतीय पुरातत्व विभाग के दायरे में है तो ठीक उसके बगल में इस काल्पनिक गणेश का संस्थान कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह साफ होता है कि इस वास्तु को मिटाने में भारतीय पुरातत्व विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज से सदियों पहले जिस भारत की पहचान बौद्ध राष्ट्र में थी वह आज भी है। वह सिर्फ इन्हीं ऐतिहासिक वास्तुओं की वजह से है। भारत में जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसी ऐतिहासिक वास्तु को देखने के लिए और प्रेरणा लेने के लिए विश्व भर में से लाखों लोग आते हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं या फिर कई देशों के राष्ट्रपति रहते हैं या फिर बड़े बड़े राजकीय दल रहते हैं। तो वह यहाँ आते हैं और इनकी प्रेरणा लेते हैं। तो इन वास्तुओं को बचाना होगा ताकि हमें अपनी आने वाली कौम को अपना गौरवपूर्ण इतिहास दिखा सके। तो साथियों, सतर्क रहे, जागरूक रहे। ऐसी जो ऐतिहासिक वास्तु है इनके ऊपर जाया करें और इन्हें बचाने का काम करें। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो आपने देखा किस तरह से इस भारतवर्ष में इन ऐतिहासिक वास्तुओं को बदलने की कोशिश की जा रही है, इसे मिट्टी में गाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे विनती रहेगी, आप सतर्क रहेंगे, इन ऐतिहासिक वास्तु को बचाने की कोशिश करें। इनका हमें संवर्धन करना है ताकि जो आने वाली पीढ़ी रहेगी उसे हम यह प्रेरणा दे सके कि आपके पूर्वजों ने इतना बड़ा जो ऐतिहासिक जिसे वारसा कहते हैं, जिसे हम हेरिटेज कहते हैं, वह बना कर रखा है। तो वह हमें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तो साथियों, रुकता हूँ यहीं पे। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो मिलते हैं नए ऐतिहासिक वास्तु के बारे में, नए जानकारी के बारे में, नए इतिहास के बारे में। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। ah